देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग गुटों की राजनीति अक्सर चर्चाओं में रहा करती है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। और हालांकि गुटबाजी की बात की जाए, आपसी मतभेदों की बात की जाए, तो वो अक्सर हर एक पार्टी में नजर आते हैं। कांग्रेस में ज्यादा नजर आते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं को, सबको इस बात का यकीन था कि इस बार हरियाणा की जनता कांग्रेस को सत्ता में लाने जा रही है। सरकार कांग्रेस की बनती या फिर किसी नेता के नाम से, उस नेता के नाम से सरकार बनती, इस पर भी तरह तरह की बातें होती रही। लेकिन कांग्रेस को जो हार मिली है हरियाणा के अंदर, उससे सभी चौंक गए। और कांग्रेस के बहुत सारे नेता अभी तक सदमे में हैं और इस बात को वो कबूल भी करते हैं कि हां, हमें सदमा लगा है, क्योंकि हमने ये सोचा नहीं था। ये अप्रत्याशित नतीजे थे जो हमें झटका दे गए। और उसके बाद एक बात और एक चर्चा शुरू हुई कि हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह क्या है। उस पर तरह तरह के विश्लेषण हुए। लेकिन अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि हमारी हार की बड़ी वजह हमारा संगठन न बन पाना है, और संगठन नहीं बना कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की वजह से। कांग्रेस के कई पूर्व विधायकों ने और विधायकों ने यह कहा कि उदय भान अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए और उन्हें हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह कहा कि अब कांग्रेस के अंदर इस बात पर कोशिश हो रही है कि पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को हार की जिम्मेदारी से बचाया जाए, इसलिए वो मंथनों का दौर चल रहा है। अब इसी बीच एक और सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस की तरफ से विधायक दल का नेता कौन होगा। 13 तारीख से विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो जाएगी और अभी तक उस पर बात क्लियर नहीं हुई है। कांग्रेस के एक नेता की तरफ से यह कहा गया कि अशोक अरोड़ा का नाम फाइनल हो चुका है, वो विधायक दल के नेता बनने जा रहे हैं। एक बात यह भी चल रही है कि इस बार कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है और हर तरह से हर एक जो भी गुट होते हैं या फिर अलग अलग रुख कांग्रेस के नजर आते हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस में फैसले होने जा रहे हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस अपनी हार की वजह क्या मान रही है, कांग्रेस के नेता अपनी हार की वजह क्या मान रहे हैं, और हकीकत में कांग्रेस की हार की वजह है क्या। क्या नेता प्रतिपक्ष इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बनेंगे, क्या अशोक अरोड़ा बनेंगे। अशोक अरोड़ा ने यह भी कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसको निभाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से किसी पद को लेकर कभी कोई लालसा जाहिर नहीं की गई। कई नामों पर चर्चा हुई, क्या प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, इस पर भी चर्चा हो रही है। दीपक बाबरिया पर जिस तरह से निशाना साधा उदय भान ने, उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है, उनके इस बात का मतलब क्या है, ये भी बहुत सारी बातें। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या दीपक बाबरिया की वजह से हरियाणा में हारी कांग्रेस? क्या हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में होने जा रहा है बड़ा बदलाव? क्या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी होगा कोई बड़ा फैसला? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बनेंगे नेता प्रतिपक्ष? हरियाणा में 13 नवंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र से पहले कांग्रेस में विधायक दल के नेता के नाम को लेकर मंथन हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी के नाम का ऐलान नहीं है। कांग्रेस जल्द विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान कर सकती है। चर्चा है कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह किसी दूसरे नाम पर मंथन है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष के लिए 2 नामों पर विचार चल रहा है। पहला नाम कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा और दूसरा नाम पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई का है। चर्चा है कि अशोक अरोड़ा के नाम पर मोहर लग चुकी है। खुद अशोक अरोड़ा कह चुके हैं कि कांग्रेस से जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाने को तैयार है। आज तक जिस पार्टी में रहा हूं, ना कोई पद मांग इच्छा की है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और जो पार्टी जिम्मेवारी देती है उसको निभाते हैं। हमारी तो जो सोच है वो एक ही है कि जिस जिम्मेवारी को लोगों ने हमें सौंपा है उस जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निभाए। मैंने कहा भी आज तक मैंने जो जिम्मेवारी सौंपी पार्टी ने ईमानदारी से निभाई है, परंतु हमारी जो अपनी व्यक्तिगत राय थी वो हम हाईकमान को दी थी। विधायक दल के नेता पर किसके नाम पर मुहर लगेगी, इसे फाइनल करने के लिए कांग्रेस के कई नेता पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ रहे हैं। स्पेकुलेशन को सीरियसली ना लें, ऐसा कोई मामला चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो, मतलब हमारे पहले सीएलपी लीडर की बात होती है, वो नेता प्रतिपक्ष बनेगा हमारी स्ट्रेंथ पर। ये जो भी मुद्दा है इन दोनों पदों से जुड़ा हुआ,
इसको हमारा हाईकमान देख रहा है और उचित समय पर उचित फैसला हाईकमान लेगा। ये हमारे कांग्रेस पार्टी की जो आला कमान है वो तय करे। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद लगातार कमेटी बनाने और मंथन का दौर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया के खिलाफ मोर्चा खोला है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया को किनारे लगाने की अटकलों के बीच प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने उन पर खुला हमला बोला है। उदय भान ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाने के पीछे दीपक बाबरिया जिम्मेदार है। हमारे तो इसमें सबसे प्रमुख कारण संगठन की कमी का खुद ये दीपक बाबरिया रहे। अच्छा, उसे कैसे देख रहे हैं आप, क्या कारण मानते हैं? बार बार बस उसके बारे में आगे बताएंगे जो भी है। कोई और दूसरी लिस्ट भी उसके बीच आ जाती थी क्या? या उनकी कोई चॉइस होती? वो कहीं आगे बढ़ती नहीं थी, जो जाती थी उन्हीं के पास रह जाती थी, आगे ही नहीं बढ़ाते थे। हरियाणा में कांग्रेस को अपने पक्ष में चुनावी माहौल लग रहा था, लेकिन तीसरी बार बीजेपी की चुनाव में जीत हो गई। कांग्रेस की हार को लेकर जिम्मेदारी किसकी है? खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान तक होडल सीट नहीं बचा पाए। चर्चाएं हरियाणा कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के भी हैं, जिसमें सांसद कुमारी सैलजा, बीजेपी से कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए अशोक तंवर, कांग्रेस के सांसद वरुण मौलाना का नाम रेस में चल रहा है। अब देखना होगा क्या अध्यक्ष बदला जाएगा, हार की जिम्मेदारी किसकी तय होगी। विधायक दल के नेता के नाम पर क्या अशोक अरोड़ा के नाम पर मोहर लगेगी? हार के मंथन के बीच कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी। बदलाव कितना और कैसा होगा, देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। आ रहे थे, लेकिन जनता ने फैसला बीजेपी के हक में किया। कांग्रेस के नेता और सांसद दीपक हुड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए थे, साम दाम दंड भेद। तो वहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को उसका अंदरूनी घमासान लेकर डूब गया। कांग्रेस के नेताओं का अहंकार कांग्रेस को लेकर डूब गया। कांग्रेस ने अपनी चादर से ज्यादा पैर पसार रखे हैं, इसके चलते उनकी चादर फटी है, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और अब कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं श्रुति चौधरी। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन सकती, इतने दिन हो गए, वो जनता की आवाज को क्या उठाएगी? दिन हो चुके हैं, लेकिन वो अपने अभी तक काम पर नहीं लौटी है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विपक्ष जल्द ही हार शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सारे कमेंट, सारे विजुअल वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चलते रहेंगे। कुमारी सैलजा का एक बार और दिखा दीजिए बयान अशोक जी। कुमारी सैलजा का कमेंट क्या आया है नेता प्रतिपक्ष को लेकर? उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए हाईकमान को ही अंतिम फैसला लेना है, हाईकमान उचित समय पर उचित फैसला करेगी, हाईकमान की तरफ से फैसला होगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ नेहा धवन जी जुड़ चुकी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा धवन जी। योगेश सियाहक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजेंद्र सहरावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेश सियाहक जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, क्या कांग्रेस को हार की वजह पता चल गई? क्या कांग्रेस की हार की वजह यही है कि आपस में सामंजस्य नहीं था नेताओं के बीच? क्या नेता प्रतिपक्ष का अब तक चुना न जाना यही वजह है कि कांग्रेस में घमासान अंदरूनी बहुत बढ़ चुका है? देखिए नासिर भाई, आपको, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। जहां तक देखिए सवाल कांग्रेस पार्टी की हार का है, उसको लेकर अभी विश्लेषण किया जा रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। हरियाणा की 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। उसके एक नहीं कई कारण हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का कार्ड खेला और उसके साथ साथ उन्होंने अभी बहुत सी बातें सामने आ रही है, तो उस पे पार्टी अपना विश्लेषण कर रही है। ये हार से कांग्रेस तो बिल्कुल उभरी हुई है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस जनता के बीच में है
और जहां तक देखिए मुद्दे की बात है, आज सबसे बड़ा मुद्दा आप देखिए किसानों का है, डीएपी खाद का है। आज जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हम उसको लेकर जनता की आवाज बन के काम कर रहे हैं। आज ये मुद्दा नहीं है। कांग्रेस में इंटरनल जो मामला अभी आपने दिखाया, वो बातें जैसे चाहे प्रभारी जी हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, नेता विपक्ष के नेता की बात है, वो सारा काम उस पे मैं समझता हूँ होमवर्क हमारी पार्टी का शीर्ष नहीं, नेतृत्व आपने का एक चल बात रहा है। जरूर कही योगेश जी की मुद्दा है डीएपी खाद का, किसानों को लेकर किसानों की परेशानियां सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, ये भी विपक्ष ने एक मुद्दा नैरेटिव बनाया है, लेकिन आप कह रहे हैं आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने बयान दिए हैं। लेकिन आपने कितनी लड़ाई लड़ी इस मुद्दे पर? बात तो यही आ रही है ना, श्रुति चौधरी कह रही है कि कोई नेता विधायक दल ही नहीं है, तो वो जनता की आवाज क्यों उठाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक उनका फार्मूला स्पष्ट सा है। वो विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। वो इंडिया जब गठबंधन बना, वो 400 पार का नारा किस लिए दे रहे थे? ताकि विपक्ष का नेता का पद ना बने, ना कोई भी नहीं बढ़ पाए, कोई जनता की आवाज ना उठा पाए। और हरियाणा में मैं उनको बीजेपी के साथियों को बताना चाहता हूं, भले ही आपकी सरकार बन गई है, जनता के दिलों में आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता है। और आप देखिए वोट परसेंट का सिर्फ 1% से भी कम डिफरेंस है। और वो इसलिए सभी को लग रहा है, चाहे मीडिया हो, क्योंकि हर कोई वर्ग, चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता आज इतनी अहंकार की बातें जो कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आपकी सरकार आपकी बन सकती है क्या। आज ठीक है आप सत्ता में आए हो, परंतु आपकी जिम्मेदारी विपक्ष से भी ज्यादा है, परंतु विपक्ष की भी अहम जिम्मेदारी बढ़ती है और हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं। चलिए, मैं आता हूं सर आपके पास कि आप अपना काम कितना बखूबी कर रहे हैं इस पर, और आपके जो साथी पैनलिस्ट हैं अलग अलग पार्टियों के, वो क्या कहते हैं। नेहा धवन जी, आपने सुनी बात योगेश जी की, वो कह रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी की एक तो मंशा ये है कि वो विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद अहंकार में, बीजेपी को खुद अचंभे में कि हम जीत कैसे गए। दूसरी बात, दीपक हुड्डा का भी ये बयान आया था कि बीजेपी ने हर हथकंडे अपनाए थे चुनाव जीतने में। इन्होंने ईवीएम का जिक्र अभी नहीं किया, योगेश जी ने वो कहते कहते रुक गए, ईवीएम तक पर सवाल उठाए गए। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ एक पार्टी बन गया था चुनाव के दौरान। देखिए नासिर जी, योगेश सिहाग जी जो भी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि योगेश सिहाग जी तो मन घड़ंत बातें पिछले लोकसभा चुनाव के पहले से ही कांग्रेस का हर जो नेता है, हर प्रवक्ता जो है वो मीडिया में बैठकर ऐसी ही मन घड़ंत कहानियों को प्रस्तुत कर रहे थे। पहले इनके नैरेटिव का मुद्दा चला, जो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने में ये कामयाब हो गए, और उस तरह का नैरेटिव इन्होंने सेट कर दिया जिसकी वजह से इन्होंने 5 सीटें ले ली। लेकिन योगेश जी आज अगर ये बात करते हैं नासिर जी कि जनता के मन में हम बसे हुए हैं, क्या नासिर जी इस बात से योगेश जी को सोचना नहीं चाहिए कि जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, 48 सीटों की पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, उन सब जनता के जो मन है, विचार हैं, उनको आप ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, उनका आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं खो रहे हैं क्या आप, और उनके अंदर अपनी विश्वसनीयता नहीं खो रहे हैं क्या आप। मैं आपको एक बात बता दूं योगेश जी, जब से तीसरी बार फुल मैंडेट की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से कांग्रेस के जो समर्थक विचार के लोग थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़ने लगे हैं, और वो भी ये बात कहने लगे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो हैं उसको जनता ने इतना स्वीकार किया है और हम भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अगली टर्म की बात, अभी तो सरकार बने कुछ दिन हुए, इन चंद दिनों में भी अगले 5 वर्षों के बाद की सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, ऐसा हरियाणा प्रदेश की जनता आज ही बोलने लग गई है। आप किनके मन की बात कर रहे हैं? मान लीजिए 1% का डिफरेंस जरूर है वोट का, लेकिन इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि जितना परसेंटेज ऑफ वोट आपको मिला है, उतना परसेंटेज ऑफ वोट तो भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है। उन लोगों के साथ आप क्या अन्याय नहीं कर रहे हैं ये बात कहकर कि उनके दिल में आप नहीं है, उनके दिल में हम नहीं है, उनके दिल में आप हैं? ये कौन सी दोगली बात हुई योगेश जी? मुझे तो समझ ही नहीं आती। जब फुल मैंडेट की सरकार हमारी बढ़ा दिया, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए नासिर जी। बहुत इमोशनली गेम खेलते हैं ये।
कभी किसानों की बात की। पिछले 10 वर्ष उन्होंने सरकार को काम नहीं करने दिया। 10 वर्षों तक कर्मचारियों को बरगला कर कहीं ना कहीं मीन मेट निकालकर अपने राजनीतिक एजेंडे सिद्ध किए, अपने राजनीतिक व्यक्ति खड़े किए और उनको बरगला कर उनको एजिटेशन पर मजबूर कर दिया बैठने के लिए। लेकिन फिर भी सरकार निरंतर अपना काम करती रही, जन कल्याणकारी नीतियों को अप्लाई करती रही और कर्मचारियों को भी सहयोग करती रही। किसानों के लिए भरपूर काम किए। मुझे उस बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है योगेश जी, क्योंकि हमें किसानों ने भी वोट दिया है, हमें जाटों ने भी वोट दिया है, हमें 36 बिरादरी का वोट मिला है, इसीलिए आज तीसरी बार सरकार बनी है। योगेश जी, आपके कान खोलकर ये बात सुन लीजिए और इस बात को स्वीकार करिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ना तो किसी घमंड में है। नासिर जी, 1 मिनट, मेरी ब्राइम पूरी होने दीजिए। ना तो किसी घमंड में है, ना ही हम 35 वर्सेस 1 बिरादरी का खेल खेलते जो कांग्रेस ने खेलना शुरू किया था, जिसके बल पर वो ये मन घड़ंत बातें सोचकर बैठ गए थे कि हम 75 पार करेंगे। क्या हुड्डा जी ने 75 पार का नारा नहीं दिया? 70 पार की बात क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं कर रहे थे? वो कौन सा घमंड था? जब आपका घमंड चूर चूर हुआ, अब तो आईना खुद देखने की बात है। अभी भी आईना अपनी तरफ कर लीजिए। जो 8 सदस्यों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई है आपने, वो समीक्षा के लिए कमेटी नहीं बनाई आपने। ईवीएम को लेकर फिर से कौन सा नया राग अलापना है? हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने अपनी नाकामियों को छिपाना है। ठीक है मैडम, मैं आता हूँ नेहा धवन जी। नेहा धवन जी, अब दोबारा से मैं एक प्रतिक्रिया पहले और भी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े उनसे ले लेते हैं। ओंकार सिंह जी, आ रहा हूँ नेहा धवन जी दोबारा से। ओंकार सिंह जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की बात सुनी। कांग्रेस के नेता योगेश जी कह रहे थे फोकस उन्हीं के ऊपर है आज कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। वक्त पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वक्त पर नेता प्रतिपक्ष का फैसला हो जाएगा। हार के लिए वो एक दूसरे को अपनी पार्टी में जिम्मेदार बताया जा रहा है। एक तरफ समीक्षा चल रही है, दूसरी तरफ नेताओं के बयान भी आ रहे हैं विपक्ष को लेकर, कांग्रेस को लेकर। दूसरी जो पार्टियां हैं वो चुटकियां भी ले रही हैं कि सदमे से उठ जाएं, हम तो प्रार्थना करें। इस तरह की बात अनिल विज कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने पैर ज्यादा पसार लिए थे, इसलिए उनकी चादर फटी। वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? आप भी विपक्ष में हैं। क्या कांग्रेस की तरफ से देरी हो रही है? क्या कांग्रेस जनता की आवाज को उठा पा रही है इस वक्त? डीएपी खाद को उन्होंने मुद्दा उठाया, तो क्या इस वक्त जरूरत थी कि कोई नेता प्रतिपक्ष होता और वो आवाज को उठाता? नासिर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज जी। नासिर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। नासिर जी, मैं दोनों अपने साथियों का जवाब दूंगा। पहले मैं कांग्रेस के साथी का जवाब दूंगा। कांग्रेस के साथी ने कहा कि हम 1% से भी कम वोट से हारे हैं। देखिए, हार तो हार है। 1% तो क्या, चाहे 1 वोट से भी हारो, और तो और जब टास्क करके भी जीत जाता कोई, तो भी हार मानी जाती है। आज बीजेपी के पास 48 सीट है, ये मानना पड़ेगा हमारा। 11 सीट फालतू है। हार का परसेंटेज चाहे 1% से कम हो, लेकिन उनके पास सीट 11 फालतू है। और कांग्रेस क्यों हारी, ये सारे हरियाणा को क्या, सारे इंडिया को पता है। 2 कारण है मुख्य जो कांग्रेस ने जीती जिताई बाजी हारी। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा इनकी आपसी फूट। आज कांग्रेस की परिस्थिति है कि इनकी साजे की हंडिया चुराहे पे फूट चुकी है। हर एक व्यक्ति को पता है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ, ये जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, ये आंखें बंद करके रहे तो क्या फर्क पड़ता है। जनता को मालूम है कि अब अगले 5 साल ये जो चल रहे हैं, ये बीजेपी के डंडे खाने हैं जनता ने। बीजेपी से जनता बहुत परेशान थी। एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा मैंने जिंदगी में नहीं देखी। कांग्रेस के फेवर में हवा थी, हमारे फेवर में नहीं थी, स्पष्ट बोलूंगा बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ने उस हवा को कैश नहीं किया। हुड्डा साहब ने खुद अपने ही कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ, जो शैलजा ने टिकटें बंटवा रखी थी, उनके खिलाफ उन्होंने आजाद प्रत्याशी खड़े किए। अंबाला कैंट इसका उदाहरण है। और वो ना खुद जीते, ना कांग्रेस को जीतने दिया। यही 18 सीटें हैं जो कांग्रेस खुद आ रही है। अब मैं बीजेपी की बात करूंगा। बीजेपी की बहन नेहा धवन, मेरी छोटी बहन, वैसे तो ये कह रही थी हम घमंड नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहेगी अगले 5 साल भी हम आएंगे। देखिए कितना ज्योतिष इनका नेटवर्क बढ़िया है। अभी तो ये 5 साल शुरू हुए हैं, ये अगले 5 साल की बात करें, अगले 5 साल भी आएंगे। मैं बताना चाहता हूँ 2014 में एक्सीडेंटल रूप से बीजेपी आई है, क्योंकि कांग्रेस की बहुत ज्यादा कमियां थी। इनेलो को 19 सीटें मिली थी 2014 में। नेता प्रतिपक्ष इनेलो का था। 2014 से लेकर 19 तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका हमने निभाई। हमने प्रत्येक मुद्दा, चाहे वो SYL का था, चाहे किसानों का था, चाहे जनता का आम मुद्दा था, हमने उठाया। सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाया।
जनता को हर एक मुद्दे का समाधान करवाया। लेकिन एक्सीडेंट हमारे साथ भी हुआ। 2019 में हमारी पार्टी डिवाइड होगी, हमारा परिवार टूट गया, उसकी वजह से हमारी मात्र 1 सीट आई। 19 के बाद 24 तक कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष था, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में थी। मैं अपने भाई कांग्रेस के साथी योगेश सियाग से पूछना चाहता हूं, उन 5 सालों में कोई एक काम बता दे जो इन्होंने नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता के हित में किया हो। कोरोना काल में डंडे लगे लोगों के, कोरोना काल के बाद कितनी दुर्घटनाएं हुई, और अंबाला हरियाणा में तो क्या परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल ऐसी पता नहीं असंख्य समस्याएं बीजेपी ने पैदा करी। इनेलो का प्रत्येक साथी प्रत्येक समस्या के लिए लड़ा, लेकिन ये बता दे कांग्रेस ने कभी किसी की आवाज उठाई? ठीक है। ये तो सिर्फ ड्राइंग रूम की राजनीति चाहते हैं, ये लोग मेहनत करना नहीं जानते। किसान 13 महीने सड़कों पर रहा, क्या कोई कांग्रेस का नेता किसान के किसी मंच पर पहुंचा? नहीं पहुंचा, क्योंकि उन्होंने शर्त लगा रखी थी, उन्होंने शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति इस्तीफा देके आएगा वो हमारे मंच पर आएगा। और चौधरी अभय सिंह चौटाला 4216 विधायक पूरे भारत में एकमात्र ऐसे विधायक बने जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया। ओंकार जी, मैं आऊंगा दोबारा से सर आपके पास। ये कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ही नहीं कर सकी आज तक। आज 1 महीने से ऊपर हो गया, 1 महीना 1 दिन हो गया। नासिर जी 1 मिनट में पूरा करूंगा। आज 1 महीना 1 दिन हो गया चुनाव का रिजल्ट आए, 1 महीना 1 दिन में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर सकी। तो ये नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे कैसे? जनता के हितों की रक्षा कैसे करेंगे? मैं मानता हूं हमारे 2 विधायक हैं, लेकिन आप देख लेना वो 2 विधायक 88 विधायक पर भारी पड़ेंगे। चलिए मैं आता हूं सर आपके पास। विजेंद्र शेरावत जी भी हमारे साथ हैं, जेजेपी के प्रवक्ता। विजेंद्र जी, इनेलो के 2 विधायक सरकार पर और सभी विधायकों पर भारी पड़ेंगे, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नेता प्रतिपक्ष का अभी नहीं तय होना, क्या वाकई में देर हो चुकी है? क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सही वक्त आने पर नेता प्रतिपक्ष का फैसला कर लिया जाएगा। देखिए नासिर जी, आज हरियाणा के किसान को जरूरत है कोई उनकी मदद करे, उनका साथ दे। और जिस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्ता के सपने ले रही थी और हरियाणा में इस तरह का माहौल पैदा किया, किसानों को आगे किया, बेचारों को शहादत देनी पड़ी। आज उन किसानों को जरूरत है तो कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। उन्होंने कभी उनके पर भारी जी बयान देते हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष जी देते हैं, कभी विधायक जी देते हैं। अब ये उन बयानों में है, उनको देखना चाहिए। आज किसान डीएपी के लिए लाइनें लगा रहा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है। आप विपक्ष में हो, विपक्ष की भूमिका निभाइए। ये सिर्फ अपने घर की लड़ाई को गली में ला के रख रखा है इन्होंने, ये साबित कर रहे हैं। कभी कहते हैं बावरिया जी ने संगठन नहीं बनने दिया। बावरिया जी कितने दिन से आए हरियाणा में? बावरिया जी कोई 15 साल से तो प्रभारी है नहीं हरियाणा के। ये तो हुड्डा साहब पहले से अपनी मनमानी करना चाहते थे, कई बार हाईकमान के हस्तक्षेप से मनमानी हो नहीं पाती थी, इसलिए बार बार ये अपनी हार का ठिकरा कभी बावरिया जी पर फोड़ते हैं, कभी किसी पर फोड़ते हैं। अब ये देखना, जैसे ही टिकटों की बांट चल रही थी तो आप याद करना, एक चैनल ने चलाई भी थी, बावरिया जी कार्यकर्ताओं के बीच रो रहे थे और वो कह रहे थे देखो भाई मैं आपके अनुरूप फैसला नहीं कर पाया। जो इंसान कार्यकर्ताओं के बीच बेरोता है, आप हार का ठिकरा उस पर फोड़ रहे हो। आपकी महत्वाकांक्षा ने, आपकी कब्जे की राजनीति ने, हुड्डा साहब ने, उनके पुत्र मोह ने कांग्रेस को हरियाणा से बेदखल किया है, किसी ने नहीं किया। आज पहले 4.5 साल ये कोसते रहे, दुष्यंत जी के कारण हम सत्ता से बाहर हो गए। भाई आज तो दुष्यंत जी को लोगों ने नकार दिया, हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, हम बीजेपी के साथ हुई। इन्होंने एक नैरेटिव फैलाया हमारे खिलाफ, दुष्यंत जी को जाना नहीं चाहिए था। हमें ना तो कांग्रेस के पक्ष के वोट मिले थे, ना बीजेपी के पक्ष के वोट मिले थे। हमें एक तीसरा ग्रुप था जो दोनों को ठिकाने लगाना चाहता था, हरियाणा में एक अच्छी सरकार लाना चाहता था, उन्होंने हमें वोट दिया था। हमने अपने काम किए। दुष्यंत चौटाला जी ने किसान के खाते में सीधे पेमेंट डालनी शुरू की। पहली बार 72 घंटे में किसान की फसल के पैसे आते थे। कोरोना काल में भी देख लो आप, कोई मंडी ऐसी नहीं जहां दुष्यंत चौटाला जी ने दौरे नहीं किए, मंडियों में उठान नहीं करवाया। महामारी के टाइम में भी किसानों के साथ खड़ा था। आज किसानों को जरूरत है कोई उनके साथ दे, उनकी मदद करे, लेकिन मदद नहीं कर रही कांग्रेस, सिर्फ एक दूसरे पर गुगली फेंक रही है। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आता हूं अब योगेश जी। कांग्रेस को जरूरत थी कि अब तक नेता प्रतिपक्ष का चुन लिया जाना जरूरी होता और सामने आ जाता नेता का नाम कि विधायक दल का नेता ये है,
ताकि आपने जिस तरह से बात कही कि हम किसानों की बात करते, डीएपी के लिए किसान परेशान है, मुद्दा ये है, तो आप उस मुद्दे को जोर शोर से उठाते। एक बात और आई है निकलकर कि अशोक अरोड़ा को चुन लिया गया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। इस बात में कितनी सच्चाई है कि 1-2 दिन में उनके नाम का ऐलान हो जाएगा? और कांग्रेस में इस बात पर मंथन चल रहा है कि जो अलग अलग गुट हैं, उन दोनों गुटों में से ही किसी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाए, किसी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। योगेश जी। देखिए नासिर जी, अभी तक इसकी कोई मेरे पास आधिकारिक ना ही सूचना है, ना ही अभी इसका फैसला हुआ है, पर मैं समझता हूं कि बहुत जल्द विधानसभा के सेशन से पहले नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। और आप देखिए, मैं अभी भाजपा की प्रवक्ता की बात को सुन रहा था। आप देखिए, उनकी बात में ही वो कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते, धर्म का नहीं करते हम। तो इनकी जाति की भावना इनकी बातों से ही आ रही थी कि हमारे को हर वर्ग ने वोट दिया है, किसानों ने भी दिया, जाटों ने भी दिया। तो आपने तो हरियाणा को 35+1 कर दिया। आप भाईचारा खराब करना चाहते हो, बेशक से आपने सरकार बना ली, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। मैं ये बात दावे से कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यह डिवाइड एंड रूल की राजनीति की है, और धन बल के माध्यम से मेरे पास सबूत है, और सबूत की बात नहीं है। 90 की 90 विधानसभा में 10 से 20 हजार रुपए इन्होंने प्रत्येक बूथ वाइज पैसा खुलेआम बांटा है। उसके लिए तो कोई, तो फिर सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि संगठन न बन पाना हार की बड़ी वजह है? हमारे पार्टियों के नेताओं के बयान हार की बड़ी वजह है। कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस के नेताओं का नुकसान किया है, यह हार की बड़ी वजह है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जो नेता थे, जैसे हमारी पार्टी के बाडडा में है, उचाना में है, गोहाना में है, जो हमारे पार्टी के उम्मीदवारों के सामने जो कैंडिडेटों ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, और वो मैं समझता हूं कि काफी संख्या में उन्हें वोट भी आए, उसके पीछे भी साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन वो देखिए, वो अपनी साजिश से उन्होंने जो रची, वो बांटने की जो साजिश रची है, उसको पूरा हरियाणा समझता है, और उसको नया जी भी समझती है। उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर कर भी दी कि जो हम इस तरह की, देखिए ये स्ट्रेटजी है इनकी। गुजरात में ये पटेल नॉन पटेल करेंगे, आज यूपी में ये नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे। यहाँ इन्होंने बटोगे तो कटोगे, इन्होंने खुद बांटने का काम किया है। समाज की बैठकों में ये बात बोलते हुए नजर आए। आपके नेताओं ने बोली है ये बात, 35 वर्सेस 1 की बात आपने की, और हमेशा से कांग्रेस इसी फूट डालो राजनीति करो के आधार पर ही राजनीति करती आई है। योगेश जी, आप अपनी बात हमारे पर मत थोपिए। आपके नेता तो आज तक अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, और अपनी हार का ठीकरा वो दूसरों पर फोड़ रहे हैं। अब तो बताइए, आपके तो प्रभारी जी पर भी हार का ठीकरा फोड़ दिया, संगठन ना बनने का ठीकरा भी आपने प्रभारी जी पर ठोक दिया, आपने दीपक बावरिया जी पर। कमाल करते हैं योगेश जी, तो हमेशा जातिगत आधार पर राजनीति आपने की है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बयान आपको ऑनलाइन आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें वो जातिगत बात कर रहे हैं, जिसमें वो केवल एक बिरादरी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। साक्ष्य सामने है, सिहाग साहब साक्ष्य सामने है, ऐसी सत्ता नहीं चाहिए, जनता के समक्ष में साक्ष्य उपलब्ध है। आप किससे चोरी कर रहे हैं, किससे आप चुरा रहे हैं? जब साक्ष्य इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप बात कर रहे हैं। हमने समरसता की बात की, हमने एकता की बात की, हमने एक हरियाणवी की बात की, हरियाणा एक हरियाणवी के नाते की बात की। योगेश जी, मुद्दा भटकाइए मत। आज का मुद्दा है कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा, और आपके द्वारा संगठन का निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्यों आज भी जब मुद्दा खेलने से नेता प्रतिपक्ष की बात आती है, तो बाकी सब नेता जो है वो कन्नी काटते हुए नजर क्यों आते हैं? योगेश जी, मुद्दे पर आइए। आज मुद्दे की बात ये है, आज आप बेतुकी बातें करके विषय को भटका नहीं सकते। अब आपकी डबल जिम्मेदारी बनती है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने आपको जितना समर्थन दिया, जितनी सीटें दी, उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, और जितना झूठ बोलकर आपने हरियाणा प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम किया, उसके प्रति भी जवाबदेही बनती है। जिस जनता ने हमें वोट देकर जिताया, क्या वो आपसे प्रश्न नहीं पूछ रही? आज आपका नाम लेने कोई नहीं बचा, आपको तब भी शर्म नहीं आ रही, आपको तब भी समीक्षा करने की सुध नहीं आ रही, आप अपने गिरेबान में झांकने का आज भी आपको सुध नहीं आ रही, और आज भी आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं। योगेश जी, मैं बताती हूँ आपको कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आपको कुछ भी राजनीतिक समझ और राजनीतिक ज्ञान की आवश्यकता हो, तो मेरे पास आइए, आपको मैं समझाऊंगी। आज भी आप अपने गिरेबान में झांकना जानते नहीं है, गलत बात मत करिए। कितने साल गलत बात करते हुए हो गए आपको, कितने साल हो गए फूट डालो की राजनीति करते हुए आपको।
योगेश जी, आपकी क्या राजनीतिक धर्म और राजनीतिक कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या राज्य के प्रति आपकी, या राज्य की जनता के प्रति योगेश जी आपकी? आप कितना ठीक है, जनता को बांटने का ठीक है काम नेहा जी, करेंगे? जवाब ले लीजिए। हाँ योगेश जी। देखिए, मैं आपको ये नासिर लोग जी, नेहा जी एक बार इनको सिर्फ- उनकी बात भी सुन लेते हैं। आपने बहुत सारे उन पर तीखे वार छोड़ दिए हैं। जी योगेश जी। हाँ। देखिए नासिर जी, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एंड सिर्फ प्रोपगंडा जहर फैलाने का है। आज भी इनके नेता अमित शाह जी मुंबई में चुनाव है और वहां धारा 370 की बात कर रहे हैं। मुंबई में धारा 370 से क्या लेना देना है? अगर आपकी इतनी सही बात है तो जम्मू कश्मीर की जनता अच्छा ने आपको योगेश जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपकी पार्टी में विधायक दल का नेता नहीं बन पा रहा अभी तक, या अभी तक नाम नहीं आया? इसकी वजह भी बीजेपी है क्या? देखिए नासिर जी, एक स्ट्रेटजी होती है पार्टी की। पार्टी के बहुत से फैसले हैं, उसमें मंथन चल रहा है। आज तक अब विधानसभा का सेशन होगा, उससे पहले हमारा नेता विपक्ष प्रतिपक्ष भी तय हो जाएगा। हमारी सारी जिम्मेदारी तय की जा रही है, पार्टी में आकलन किया जा रहा है। तो ये भी आकलन किया जा रहा है किस तरह का नैरेटिव इन्होंने फैलाया। एक हरियाणा को ये मैसेज देने का काम किया इन्होंने, जो जाति का काम किया उसको लेकर हमें किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि क्या आप उदय भान जी की बातों से सहमत हैं कि दीपक बाबरिया की वजह से, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि दीपक बाबरिया की वजह से संगठन नहीं बना आपकी पार्टी का? उनके पास लिस्ट पहुंचती थी, वो लिस्ट लेकर बैठ जाते थे। आपकी पार्टी में ऊपर ही कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी में कमी ऊपर ही है, देखिए नासिर, और इसी वजह से आपका नेता विधायक दल का नेता नहीं बन पा रहा, क्योंकि अंदर बहुत घमासान है कि किसको बनाए। कहीं इनको बनाए तो ये नाराज हो जाए, फिर से कोई घमासान शुरू हो जाए। देखिए एक चैनल बना होता है, प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी जो नामों की लिस्ट है प्रभारी को सौंपते हैं, प्रभारी जी आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास रखते हैं। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो उसकी जानकारी केवल प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रभारी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है कि किन कारणों से लिस्ट नहीं आ सकी। तो बहुत जल्द पार्टी का अब संगठन भी बनेगा और एक एक हमारा बूथ स्तर पर संगठन बनेगा। और देखिए भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि ये इसलिए चिंतित है, ये चाहते हैं कि अभी से इन्होंने शुरू कर दिया कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस डूब गई है धरातल। अबे आप कांग्रेस के लोग क्या हरियाणा के लोग जनता नहीं है क्या? कांग्रेस के में मैं आज भारतीय कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के नाते बात कर रहा हूं, या क्या मैं हरियाणा का नागरिक नहीं हूं, देश का नागरिक नहीं हूं? आपको इतनी आप जो भाषा जो प्रयोग करते हैं हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कांग्रेस के प्रति, वो पूरा देश देख रहा है। आप एक मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है प्रदेश में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, प्रदेश के वेलफेयर के लिए काम करें। आपको रात दिन कांग्रेस की चिंता सता रही है, सपने में भी आपको कांग्रेस पार्टी नजर आती है। मैं नेहा जी, मैं जवाब ले लेता हूं, फिर ओंकार जी आपके पास और विजन जी आपके पास आ रहा हूं। बहुत संक्षेप में जल्दी से, कि आपको कांग्रेस की ज्यादा चिंता है इस वक्त? अब तो आपने कांग्रेस को हरा भी दिया है, सपने में कांग्रेस आती है। नेहा धवन जी, देखिए पहली बात तो जब ये जातिगत बात करते हैं तो मैं सिर्फ एक ही लाइन से जवाब दूंगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। दूसरी बात, आपने इनको कहा कि आप भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नासिर जी, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, ये हुड्डा खेमे के प्रवक्ता हैं। तो ये हुड्डा जी से बाहर नहीं जाएंगे, ये कभी भी नहीं कहेंगे जो हुड्डा जी के पक्ष की बात नहीं होगी, वो बिल्कुल नहीं कहेंगे। दूसरी बात, में थोड़ी और लॉजिकल बात करते हैं आज के डिबेट में। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारा संगठन नहीं बना, हमने तो लिस्ट तैयार करके दीपक बाबरिया जी को दे दी थी, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखी नहीं रखी, वहां से डिले हुआ। अब आपने इनके बड़े नेताओं का अभी बाइट दिखाई, जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कुमारी शैलजा जी ये कहते हुए नजर आई कि हमारा जो ये नेता प्रतिपक्ष तय करना या मुख्यमंत्री का नाम तय करना केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय टोली करेगी। अभी भी इनके प्रभारी जो हैं वो दीपक बाबरिया जी हैं। लिस्ट जब इन्होंने पहली निकालनी थी प्रत्याशियों की तो 32 नाम निकले, जबकि
पता नहीं 2000 से कितने ज्यादा 2700 कुछ आवेदन ले लिए, उन पर पैसे भी ले लिए आवेदकों से। ऐसा पहली बार आपने किसी राजनीतिक दल को देखा होगा जिसने आवेदन करने के लिए भी पैसे लिए हों और उन पैसों का हिसाब तक नहीं दिया होगा कि वो पैसे गए कहाँ। दूसरी बात, और 32 लोगों की लिस्ट निकाली, इतने सारे आवेदक होने के बावजूद लिस्ट तैयार है, 90 की 90 की लिस्ट तैयार है, लेकिन इनसे लिस्ट नहीं निकली गई। जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था तब तक आप लिस्ट निकालते रहे। इसका मतलब ये है कि अभी भी नेता प्रतिपक्ष का अगर जिम्मेदारी आप केंद्रीय टोली पर डाल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये फैसला जल्द ही सामने आएगा। ठीक है मैम, ठीक है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करना मुझे लगता है बहुत बड़ी महाभारत है, क्योंकि हुड्डा जी अपना वर्चस्व कभी भी ठीक है मैम, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। नेहा धवन जी, ओंकार सिंह जी, किसी भी पार्टी के अंदर जब गुटबाजी वगैरह होती है, योगेश जी मैं आता हूं, किसी भी पार्टी के अंदर गुटबाजी होती है तो दूसरे विरोधी दलों को तो हो सकता है फायदा हो, लेकिन वो उस पार्टी के लिए कितना खतरनाक होता है। और वो पार्टी अगर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में हो या फिर सत्ता में आने के करीब हो जाए तो प्रदेश के लोगों पर क्या असर पड़ता है, जनता पर क्या असर पड़ता है। और क्या कांग्रेस के अंदर जो आपसी घमासान है यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी है या कुछ और भी है? नासिर जी देखो, हमारे से ज्यादा कौन जान सकता है। 2019 में स्पष्ट हमारी सरकार आ रही थी, नेलो बसपा गठबंधन की सरकार आ रही थी। हमारे परिवार में और पार्टी में फूट पड़ी, हमारी मात्र एक सीट रह गई। जो फूट का दम हम झेल रहे हैं वो कांग्रेस ने नहीं झेला है। अब वो कांग्रेस झेलने के लिए आगे तैयार बैठी है। कांग्रेस की सरकार सारा हरियाणा कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। उसके पीछे मुख्य कारण क्या था? 2 कारण थे। एक कारण था बीजेपी से जनता बहुत परेशान थी, प्रताड़ित थी, दुखी थी। कोई भी नहीं, इनका डिसीजन जनता को परेशान करने वाला था, जो प्रॉपर्टी आईडी हो, परिवार पहचान पत्र हो, पोर्टल हो, वैध और अवैध कॉलोनियों का मामला हो, बिजली के बिल हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो जनता को परेशान करने वाली थी। ठीक है सर। लेकिन क्योंकि जनता विपक्ष को वोट देना चाहती थी, विपक्ष में इनेलो और कांग्रेस 2 ही थे, लेकिन हुड्डा साहब ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया। विपक्ष में सर जेजेपी भी तो थी विपक्ष में, हम भी विपक्ष में थे, चाहे मैं भले हमारा एक था विधायक, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, एक हमारा भी था। जनता ने हमें भी चुनना था, लेकिन हुड्डा साहब ने एक नैरेटिव सेट किया कि इनेलो बीजेपी को हरा नहीं सकती, इनेलो बीजेपी की बी टीम है, ये नैरेटिव सेट किया। जबकि वास्तव में हुड्डा साहब खुद बीजेपी की बी टीम साबित हुए। अब जनता कह रही है कि हम इनके चक्कर में आके हमने दोबारा से गच्चा खा लिया। जनता खुद कह रही है, आज जनता 5 साल दोबारा पीछने को तैयार हो गई है। कहां बीजेपी को एक दिन भी जनता नहीं देखना चाहती थी और कहां बीजेपी की दोबारा सरकार बन गई। हम जनमत का हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन इस गलती के पीछे जिम्मेवार कौन है? हुड्डा साहब। आज अगर पब्लिक से पूछ लो, वो पूछेंगे कि बीजेपी की सरकार कैसे बनी, वो ये नहीं कहेंगे, वो सीधा कहेंगे इसके पीछे हुड्डा साहब जिम्मेवार हैं। ये कांग्रेस माने या ना माने, आपने 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न आपने पूछा जिस पार्टी की फूट चल रही होती है उसको क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव तो ये मैं बता सकता हूँ, 2019 में हमारी सरकार आ रही थी, 1 सीट रह गई थी, ये प्रभाव है। दूसरा आपने पूछा अगर विपक्षी दल की भूमिका वाले में फूट आ जाती है तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका जवाब भी हमारे ऊपर ही है। 2019 में इनेलो बसपा गठबंधन के स्पष्ट बहुमत आ रहा था, फूट की वजह से हमारी पार्टी विघटित होगी, जजपा को 10 सीट मिल गई, हमें 1 सीट मिली। इसका खमियाजा क्या हुआ? 2019 से लेकर 2024 तक जनता को पिसना पड़ा, क्योंकि फूट का जो रिजल्ट है, फूट का परिणाम है, सिर्फ उस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। नेहा जी कुछ कह रही हैं आपकी इस बात पर, जल्दी से मैडम। मैं बस एक बात पूछना चाहूंगी ओंकार जी से कि अगर आप हमेशा बोलते हुए नजर आते हैं आपके प्रवक्ता कि विपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस से ज्यादा इनेलो ने निभाई और अब भी इनेलो ही निभाएगी, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, जस्टिफाई कर दीजिए कि अगर अभय सिंह चौटाला जी ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, अच्छे से जनता की आवाज उठाई थी, तो वो अपनी सीट हार क्यों गए? और उससे पहले जब उपचुनाव हुआ था किसानों के लिए, जब उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन उसके बाद हमारे प्रत्याशी और उनके सीट जो वोट का परसेंटेज था उसमें केवल 6000 का डिफरेंस कैसे था और अब की बार सीट कैसे हार गए? अगर वो जनता की आवाज उठाते आ रहे थे तो जनता उनको पसंद करती, उनको हराती क्यों? आपको इस बात को सोचना चाहिए। आप हमेशा बचने का एक नैरेटिव सेट करते हैं
कि कांग्रेस की वजह से आज ठीक है, मैं सुन लेते हैं मैडम, सुन ले, समझ गए वो आपका सवाल नेहा जी। हाँ, कि जिन लोगों ने आज 48 सीटों पर हमें विजयी दिलाया है, वो लोगों का आप अपमान कर रहे हैं ये बात कहकर। जी 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 उनकी जी जी चुनी हुई सरकार सुन, नहीं ठीक है नेहा जी, जवाब सुन लीजिए जो आपने सवाल किया कि किसानों के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया फिर भी चुनाव हार गए, विपक्ष की भूमिका निभाई फिर भी चुनाव हार गए। जी ओंकार जी। हाँ नासिर जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, आपकी टीवी पर आवाज आ रही है सर, आप अपना जवाब जारी रखें। हाँ चलिए, अब शायद फोन कट हो गया है, लेकिन विजेंद्र जी जो बात सुन रहे थे कि विपक्ष की भूमिका हमेशा इनेलो ने निभाई है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है और परिवार टूटा उसका सबसे बड़ा खामियाजा तो इनेलो ने भुगता है। वो जाहिर सी बात है कि आपका नाम नहीं ले, लेकिन इशारा आपकी तरफ था, जो कांग्रेस की गुटबाजी या कांग्रेस के अंदरूनी कलह को लेकर उन्होंने आप पर प्रहार किया। विजेंद्र जी, देखिए नासिर जी, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हरियाणा का यही है कि विपक्ष की बात वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं, उन लोगों को विपक्ष की जगह दे दी। चाहे इनेलो हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोग सत्ता के लिए आते हैं, विपक्ष के लिए जगह नहीं है। आप 4.5-5 साल का कार्यकाल लगा लो, जब हरियाणा में भाजपा और जसपा की सरकार थी, क्या कभी किसी बीजेपी की से इनेलो के साथी ने या कांग्रेस के साथी ने कभी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई? सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी को टारगेट किया। दोनों पार्टियों की एक ही मंशा थी, कैसे भी करके आप एंटी बीजेपी वोटों पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लो। इनेलो उसमें सफल नहीं हुई, कांग्रेस उसमें सफल हो गई, और सफल होने के बाद जब आज भी विपक्ष की भूमिका निभाने की जरूरत है, आज इस हरियाणा को जरूरत है कोई उनकी आवाज उठाए, क्योंकि दोनों पार्टियों को बराबर बराबर वोट मिली है। आप ये मानो आमने सामने का मुकाबला है, कोई अंतर नहीं है विशेष, तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है विपक्ष की जिसको बराबर वोट दी है। और हमारी बहन है नेहा धवन जी है, वो कहती है सबका साथ है, हमें सबने वोट दी। आपको सबने वोट दी तो आपके विधायक छाती पीट के ये क्यों कहते हैं मैं अधिकारियों को देख लूंगा, इन्होंने हमारे फोन नहीं उठाए थे, इन्होंने ये किया वो किया। इनका एक विधायक, एक सरपंच अगर इनको वोट नहीं देता, उसके खिलाफ एक विधायक आरटीआई लगाता है। ये वोट का बदला और इससे बड़ा बदला क्या लेंगे लोगों के साथ? इनको वोट दो तो ठीक है, अगर वोट नहीं दोगे तो ये इलाज करेंगे। ये सत्ता पर मनमानी करना चाह रहे हैं और विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाने में नकारा है। चलिए ओंकार जी। हाँ ओंकार जी। नासिर जी, नेहा धवन जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि अभय चौटाला जी हार गई। देखिए, हार जीत अलग चीज है, जनता का जो फैसला हुआ हमने स्वीकार किया। उस हार के पीछे कारण क्या है? क्या कांग्रेस और बीजेपी वहां पे इकट्ठा नहीं हुए? कि कांग्रेस की हालात ऐसी हो गई है, ये बीजेपी की बी टीम बन गई। और जेजेपी के मेरे साथी क्या पूछ रहे थे, कह रहे इनेलो कभी विपक्ष का रोल अदा करने में सफल नहीं हुई। अरे भाई, कुछ तो शर्म कर लो, तुम इनेलो की तो पैदाइश हो, इतनी तो शर्म आती है इंसान को कि मेरा जन्म कहाँ हुआ? इनेलो में हुआ। इनेलो से टूटकर जजपा बोली। अरे हम तो कभी भी नहीं बोले आपके खिलाफ, हम तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोले। आपके नेता तो विधानसभा में बोले हैं ओंकार जी, विधानसभा में बोलते हैं आपके नेता तो। आपके नेता बोलते क्यों नहीं? आपको तो दुष्यंत जी के अलावा दिखता ही कुछ नहीं, आज भी जजपा ही दिखती, आपको दिखता क्या है? पूरी करने दो इनको, बोलो। जब आपके नेता ने किसानों को बीमारी बोला, हम उनके खिलाफ बोले, क्योंकि किसान बीमारी नहीं है, किसान देश का अन्नदाता है। अगर आज आपको नजर आ रहा है, आज तो आपका विधायक ही कोई नहीं है। हमारे चलो मात्र 2 विधायक हैं, लेकिन 2 तो हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ, विधानसभा का सत्र शुरू हो लेने देना, वो 2 विधायक टक्की पर भारी पड़ेंगे। उसका कारण है क्योंकि हम राज को राज देकर नहीं, सेवा देकर एक्सेप्ट करते हैं। हमारा मकसद जनता की सेवा करना है, राज लेकर ऐश करना नहीं, जो बीजेपी के और कांग्रेस का मकसद है। आज कांग्रेस जहाँ पे भी सत्ता में है, क्या वहाँ पे जनता खुश है? और बीजेपी इतना डरा कर रखना चाहती है, जहाँ तक कि इनके तो मंत्री सरेआम अधिकारियों को कुत्ता और अलग अलग तरह की भाषा संज्ञा देते हैं। क्या ये शोभा देता है लोकतंत्र में? क्या किसी अधिकारी को डराना, क्या किसी अधिकारी को धमकाना, और वो भी मंत्री के द्वारा, क्या ये अच्छी बात है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन आज विपक्ष में कांग्रेस बैठी है और अभी तक ये अपना नेता नहीं चुन पाए। और मेरे को लगता भी नहीं, 13 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू है,
मेरे को नहीं लगता 13 तारीख को भी कर पाएंगे। चलिए ठीक है सर। आखिरी 1 मिनट में जाके नेहा जी, फैसला ले लें। नेहा जी। नासिर जी, मैं सभी विपक्ष के नेताओं को, प्रवक्ताओं को जो यहाँ बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे जेजेपी के हैं और चाहे इनेलो के हैं, आप सबको तो भारतीय जनता पार्टी का से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में लंबे समय तक सहज भाव से बैठी है। हमारी विपक्ष की भूमिका का तो आपके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, इनेलो की बात जरूर हम कर सकते हैं, क्योंकि इनेलो को लगभग 25 वर्ष होने वाले हैं कि वो विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का क्या सही धर्म है, वो धर्म अगर सीखना है तो आपको बीजेपी का कल्चर, बीजेपी का जो कार्यकाल है उससे सीख लेनी चाहिए। आज छिटाकशी जेजेपी इनेलो पर करती है, इनेलो जेजेपी पर करती है। कांग्रेस कभी हमारी ए टीम जो है इनेलो को बताती है, कभी जेजेपी को बताती है, कभी इनेलो कांग्रेस को हमारी बी टीम बताती है। इस तरह के कल्चर में केवल और केवल आप अपने साथ ही गलत नहीं कर रहे, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ भी गलत कर रहे हैं। आपको जिम्मेदारी का जो व्यवहार है वो दिखाना होगा और आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। जब तक आप अपनी खामियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तब तक आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका भी लोकतंत्र में नहीं निभा सकते हैं। योगेश जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि आपकी पार्टी की तरफ से वक्त पर फैसले न लिए जाना, एक इस तरह का माहौल बनाना, मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या ये आपकी पार्टी का एक तरीका है राजनीति का कि उलझा कर रखा जाए चीज़ों के अंदर, चाहे वो चुनाव के दौरान टिकटों का बंटवारा हो, या नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर बात हो, या फिर कभी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बात हो, या फिर आपस का जो मनमुटाव है वो इसकी वजह बन जाता है कई बार, और वो आप जैसे प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल खड़ी कर देता है कि किस तरह से जवाब दिए जाएं। अभी आपने ओंकार जी को सुना, उन्होंने कह दिया कि उन्हें तो लगता ही नहीं कि 13 तारीख तक भी कोई नेता प्रतिपक्ष विधायक दल का नेता चुन लिया जाए। देखिए, मैं स्पष्ट करता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, उसका कई बार हमें खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। इस बार इन चुनावों में हमें उसका खामियाजा हमने भुगता है। और बीजेपी पार्टी में डिक्टेटरशिप है, मोदी और अमित शाह के सामने कोई भी नहीं बोल सकता। आज भी इनके जो सीएम ऑफिस में है, पीए तक की लिस्ट ऊपर से आती है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के आधार पे और एक जो हमारी पार्टी में ऐसी सेंधमारी अक्सर आपकी पार्टी के नेता भी तो कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का फैसला विधायक दल के नेता का फैसला जो हाईकमान करेंगे वो माना जाएगा। विधायकों को करना होता है कि हमारा नेता कौन है। देखिए, वो विधायकों का ही जो राय का फैसला आएगा आपके सामने। मैं ये बात दावे से कहता हूं, जो विधायकों की मेजोरिटी होगी अब उसी का ही फैसला होगा और वही विपक्ष का नेता बनेगा जिनके साथ विधायकों की राय होगी। और हाईकमान तय हाईकमान करता है, विधायकों की राय लेता है। नायब सैनी जी को इस तरह नहीं है कि आपने थोप दिया, अमित शाह जी ने घोषणा करी और विधायकों की कुछ भी नहीं चली। राव इंद्रजीत जी के दक्षिण हरियाणा में जनता वाव ने मुख्यमंत्री देखना चाहती थी, उनपे किस तरह थोप दिए गए नायब सैनी जी। और मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से यही खत्म करूंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर, मैं एक समुंदर हूँ, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना। मैं समुंदर हूँ, फिर लौट के आऊंगा। कांग्रेस पार्टी फिर कांग्रेस पार्टी के साथ दोबारा से लौट के आएगी और मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेगी। चलिए सर, अब उम्मीद है कि आप वक्त पर अपने नेता प्रतिपक्ष का, विधायक दल के नेता का चुनाव कर पाएं और जो संशय बना हुआ है, जो तरह तरह की चुटकियां, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो दूर हो जाएं। और एक बात ये आ रही थी कि कुछ ही दिन में अशोक अरोड़ा के नाम पर जी वो भी सवाल पूछ लीजिए। जो अंबाला कैंट में विज साहब ने बोला कि मुझे तो मारने तक की साजिश थी, उस बात पे मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। उसने कौन मरवाना चाहता था। आज भी विज साहब हमारे सम्मानित नेता है, मंत्री है, उस बात की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद माना है कि सरकार ने मेरी सुरक्षा घटा दी, सरकार मुझे मरवाना चाहती थी। हम उनके साथ खड़े हैं इस लड़ाई में। और इस बात की नया जी आप भी देखिए, इस बात से ऊपर उठ के इस बात की जांच होनी चाहिए। आप भी लिखे सरकार को कि इस बात की भी जांच करे।
नासिर जी, जी ये नहीं, बड़ा जी। गंभीर मुद्दा है। जी नहीं, चलिए अब आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं बात को। जी हाँ, नहीं, दूसरी तरफ ये भी तो मुख्य मुद्दा है। ठीक। आप एक मुद्दा सिर्फ अगर आप कांग्रेस को लेकर शुरू आप से इतने लेकर चिंतित एंड क्यों तक हो? अब ये डिबेट खत्म आप होने के भारतीय कगार जनता पर पार्टी है, की जो बातें लेकिन हैं उसको लॉजिकल भी उठाना जवाब की चाहिए। उम्मीद जो योगेश सिहाग जी से थी, उस पर योगेश जी बिल्कुल खरे नहीं उतरे। आपने जो प्रश्न आप पूछा देखिए उसका जनाब, जवाब कुछ नहीं आपका- इनके पास। लेफ्ट की बात करें तो ये राइट में जा रहे हैं, राइट की बात करें तो आप ये राइट लेफ्ट का में जा जवाब रहे दे हैं। दीजिए। योगेश जी हम तो इन्हीं राइट सब का भी मान कारणों रहे हैं, की वो हमारे वजह से सम्मानित आज मंत्री हैं। आप लोगों की पसंद नहीं बन पाए, और जहां आप 70 पार पहुंचने की बात कर रहे थे, जहां आप बीजेपी के नेताओं को जहां से आए वहां वापस धकेलने की बात, वापस भेजने की बात कर रहे थे, वहां आप खुद ही सिमट चलिए कर बहुत बहुत 37 शुक्रिया सीटों आप पर सभी बने का रहे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। ओंकार सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विजेंद्र सहरावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, योगेश सिहाग जी बहुत बहुत शुक्रिया और नेहा धवन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात यह आ रही थी कि कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। हार को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, समीक्षाएं चल रही हैं, जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डाली जा रही हैं कि इनकी वजह से ये नहीं हुआ, इनकी वजह से ये नहीं हुआ, और इस वजह से नेता प्रतिपक्ष को लेकर और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। वो तस्वीरें भी कुछ दिन में क्लियर हो जाएंगी। कांग्रेस की तरफ से विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है। अशोक अरोड़ा का नाम ज्यादा चर्चाओं में है कि उनको चुन लिया गया है, बस नाम का ऐलान होना बाकी है। बाकी अभी कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ और निकलकर सामने आएगा ये कुछ ही दिन में या एक दो दिन में पता चल जाएगा। लेकिन विरोधी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव 13 तारीख तक भी करना मुश्किल लग रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह के फैसले कांग्रेस के अंदर होते हैं, किस तरह का मंथन होता है। क्या कांग्रेस में इस बार कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे? क्या कांग्रेस में एकजुटता की नई तस्वीर निकल कर सामने आएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा।